क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप किसी शादी या किसी भी तरह के फंक्शन में जाने से डरते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी एडवाइस मिलने वाली हैं कि बेटा ये खाओ और ये मत खाओ, तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है। क्या आप भी कहीं शॉपिंग पर अकेले जाते हैं ताकि आपका XXL या XL या लार्ज का साइज़ किसी दूसरे को पता ना चले? क्या आप भी कभी कभी अपने वज़न को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं? तो वेट को कैसे कम करना है, क्या सही तरीका है उसे कम करने का, और उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल पीटर्स। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो वज़न कम करने में सबसे पहले जिस बात का जिक्र होता है वो BMI का होता है, मोटापे का होता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मोटापा है क्या, मतलब अगर मैं थोड़ा बल्की लगती हूँ तो क्या मैं ओबीज़ हूँ, क्या मैं मोटी हूँ? तो सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि मोटापा क्या है। अगर हम इसको ग्रॉसली समझें तो मोटापा एक बीमारी है। आज से कुछ साल पहले तक हम मोटापे को एक लाइफस्टाइल इशू माना करते थे कि शायद हम थोड़े हेल्दी हैं, ज़्यादा फैट है, उसको हम बीमारी नहीं मानते थे। लेकिन अब WHO विच इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को बीमारी करार दिया है। मोटापा एक बीमारी है और उस बीमारी से जुड़ी हुई बहुत ढेर सारी बीमारी है। अब मोटापा का बहुत सरल तरीका जानने का है, एक इंडेक्स होता है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं या BMI कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो गूगल में आपको कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो बहुत आसान तरीका है, आपका वजन जो केजीज में होगा डिवाइडेड बाय हाइट मीटर्स में। तो वेट डिवाइड बाय हाइट इनटू हाइट, मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो उससे आपको एक आपका BMI निकल के आ जाएगा। BMI जब आ जाएगा तो आप देखेंगे कि करीब 18.5 से लेके 22.5 तक हम उसको नॉर्मल BMI मानते हैं, ठीक है। 22.5 से लेके 27.5 तक हम उसको ओवरवेट मानते हैं, यानी कि आपका वजन ज़्यादा है। और 27.5 के ऊपर जब चला जाता है तब हम उसको ओबेसिटी कहते हैं, और ये माना जाता है क्लास 1 ओबेसिटी। ओबेसिटी के भी क्लासेस होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो 27.5 के ऊपर क्लास 1, 32.5 के ऊपर क्लास 2 और 37.5 के ऊपर क्लास 3। आपने दो चीज़ें बोली ना, ओवरवेट और ओबीज। तो नॉर्मली तो यही माना जाता है कि जो ओवरवेट है वो ही ओबीज है, लेकिन ये डिफरेंस भी थोड़ा अगर आप क्लियर करेंगे। ओवरवेट अगर आपके पास 5-7% या 5 से 10 किलो ज़्यादा वेट है और आपका BMI 27.5 के नीचे है और जो करंट गाइडलाइंस है वो 25 मानी जाती है। तो अगर आपका BMI 25 के नीचे है तो आप ओवरवेट तो माने जाएंगे, लेकिन ओबीस नहीं। और ओबीस, जैसे ही आप ओबीस मानते हैं अपने आप को या आपका BMI आता है तो वो एक बीमारी मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही आप 25 के ऊपर हुए तो क्लास 1, 30 के ऊपर हुए क्लास 2 और 35 के ऊपर हो गए तो क्लास 3 ओबीस। हम क्लास 3 के बाद उसको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि क्लास 3 के ऊपर जैसे ही आपने क्रॉस किया तो सारी बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जोड़ों की दर्द, सांस की, इनफर्टिलिटी, कैंसर, ये सब आपसे आके जुड़ जाते हैं। इसीलिए अच्छी तरह समझने के लिए BMI निकालेंगे, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। आप 15 से लेके 20 को ठीक मानेंगे, 20 से 25 तक हम उसको ओवरवेट मानेंगे, 25 के ऊपर क्लास 1, 30 के ऊपर क्लास 2, 35 के ऊपर क्लास 3। तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि जो 35 के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने तो BMI से बता दिया यहाँ पे, वो वेट कितना हो सकता है? वो क्लास 3 पे अगर कोई है तो वो एवरेज वेट उनका कितना होगा? अगेन वो हाइट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडी है जिनकी हाइट सिर्फ 5 फुट है तो उनका BMI 35 के ऊपर 80 किलो में भी चला जाएगा। अब अगर यही कोई 6 फुट का आदमी है तो उसका 100 किलो भी वेट क्लास 3 में नहीं जाएगा। बिकॉज हाइट डिनोमिनेटर में आ रही है ना, तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट माने रखती है। राइट, इसमें कुछ बोन वेट का भी रहेगा? नहीं। डेंसिटी इसीलिए BMI के साथ ढेर सारे फ्लॉज भी अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपका सिर्फ वेट से मतलब नहीं होता। अब आप उसको अलग तरीके से देखिए, एक अमेरिकन ले लेते हैं, एक हिंदुस्तानी ले लेते हैं। अमेरिकन 100 किलो का है, उसका BMI 30 है, लेकिन उसका बॉडी फैट परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं होगा, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होगी, बोन वेट ज़्यादा होगा, मसल मास ज़्यादा होगा। बट वही इंडियन होगा तो सेंट्रल ओबेसिटी होगी, उसका फैट मास ज़्यादा होगा, मसल मास कम होगा। तो इसलिए BMI एक एब्सोल्यूट तरीका नहीं है, ये एक जरिया है मानने का कि क्या हम
मोटापे में आते हैं, एग्जैक्ट तरीके के लिए आपको बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करनी चाहिए ताकि हमें मालूम चल सके आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, लीन मसल मास कितना है, बॉडी वाटर कितना है। सो वो डिटेल्ड वर्कअप में आप जान सकते हैं। बट ग्रॉस में फॉर रोज़मर्रा के लिए अपने घर में अगर किसी को देखना तो BMI एक सरल शुरुआती आप कह सकते हैं सरल कि टूल हाँ, है कि आसान है और आप घर पे ही या बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोटापे की आपने बात की, ओबेसिटी की हम बात कर रहे हैं, क्या वजहें हो सकती है इसके पीछे की? और इंडिया तो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है मतलब कैपिटल बनने वाला है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो क्या वजहें क्या हो सकती है? क्योंकि हम तो अपनी डाइट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि इंडियन डाइट तो बहुत अच्छी है। सो नंबर 1, इंडियन डाइट इज अ कार्ब बेस्ड डाइट। हम ज़्यादातर कार्ब्स खाते हैं, ज़्यादातर ओवर कुक करते हैं, मिर्च मसाले तेल घी का सेवन ज़्यादा करते हैं। सो हमारी डाइट बहुत अच्छी डाइट नहीं है। सेकेंडली, हमारे को बचपन से सिखाया जाता है रोटी। आप बाहर अगर एक बोल सैलड खा के आ रहे हैं तो घर आके बोलेंगे यार रोटी नहीं खाई, तो हमें लगता है रोटी नहीं खाई। तो जब तक रोटी नहीं खाई हमारा पेट नहीं भरेगा, राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, हम ना खाने को बहुत ओवर कुक कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम कर देते हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ है जैसे साग ले लीजिए। हाँ। अब सब लोग कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी चीज़ है। अब आपने अच्छा साग लिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसको इतना पकाया उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो खत्म कर दी, फिर उसको और खराब करने के उस पर आपने मक्खन और घी डाल दिया, तो उसकी वैल्यू क्या बची? कोई वैल्यू नहीं बची उसकी, राइट? सो उसी प्रकार एक तो खाने को ओवर कुक करते हैं और हमारे फ्लेवर ऑफ द खाना इज फ्रॉम द मसालास। थर्डली साहब, पहले तो मैं साग पे ये एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। हम पंजाबी कैसे साग बनाते हैं, हम उसको पहले तो खूब उबालेंगे, अच्छे से उबाल देंगे और अच्छी क्वांटिटी में लेके उबालेंगे। फिर वही जो मक्खन वाला आपने बताया, उसके बाद वो हफ्ते भर तक फ्रिज में रहता है। तो ये अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ कि क्या ये वाकई जब आप उस साग को खा रहे हैं हफ्ते भर तक तो वो हेल्दी है या आप सिर्फ बात हेल्दी की बात नहीं है, क्योंकि आपने उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो पहले ही खत्म कर दी हो गई और फिर हफ्ते भर स्टोर भी कर रहे हैं तो वो चटनी बन के रह गया। आप फ्लेवर के लिए खाते रहिए, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो खाना पीना है, प्लस जैसे आपने बोला पंजाबी घर में ऐसे बनता है। हाँ। पंजाबी घर में दूसरा और क्या होता है, आपका नाश्ता खत्म नहीं हुआ, लंच की बात शुरू हो गई, पूरे दिन खाना डिस्कस होता है। लंच खत्म नहीं हुआ, डिनर की बात शुरू हो गई। हाँ। बाहर जाना है तो खाना क्या खाना है, बच्चे का बर्थडे खाने में क्या पकेगा, एनिवर्सरी है खाने में क्या होगा, हमारे आउटिंग खाने से रिलेटेड। सो हमारा जो फोकस है वो खाने पे आ गया। हम ये भूल जाते हैं फूड इज द फ्यूल। अब आप जब कार लेते हैं, आप क्या पूरे टाइम ये याद करते रहते कि पेट्रोल डलवाना है, अच्छा पेट्रोल डलवाना है, उस वाले पेट्रोल पंप से डलवाना नहीं, वो फ्यूल है, डाला भूल गए। सो इसीलिए हम अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारा खाना है वो हमारा फ्यूल है। फ्यूल डालिए, भूलिए, काम कीजिए। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे कि खाना फ्यूल है, तब तक हम ये जंग को बहुत आसानी से लड़ नहीं पाएंगे। जी, अब एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन आजकल एक डिबेट ये भी चली हुई है कि 80% फूड एंड 20% एक्सरसाइज। आप इस पे क्या कहेंगे? अगर हम थोड़ी सी गणित पे बात करें इसमें, तो हमें करीब 8,000 किलो कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है 1 किलो कम करने के लिए। 8,000 कैलोरीज। अगर एक इंसान ट्रेडमिल पे चले 8 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि अगर आपको मैं बोलूँ पैदल चलिए 8 किलोमीटर और 1 घंटे में पूरा कर लीजिए, तो आप कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे? 200 से 300। ओह माय गॉड, ठीक है ना? अब आप उसको मैथ्स को समझिए। तो आप पेशेंट्स को बोलिए सैर करिए, वो कहता है मैं सैर करने गया था। तो मैं तो कहता हूँ सुबह हाथी सैर करता है, शाम को हाथी ही बन के आता है, घोड़ा बन के नहीं आता। तो सैर करने से कुछ नहीं होने वाला। द अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। आपने सैर करी, आपने 100-150 किलो कैलोरी बर्न करे, वापस आपने एक चाय और एक बिस्किट खा लिया। हल्का खाना। एक बिस्किट कह रहा हूं मैं, खाने की बात ही नहीं कर रहा। तो जितना आपने स्पेंड किया था उससे ज्यादा अंदर डाल चुके हैं। 2 बिस्किट्स इज इक्विवेलेंट टू रनिंग फॉर मोर देन 45 मिनट्स। सो हमारी ये बॉडी बहुत एवरेज देती है, राइट? सो इसीलिए जब हम बोलते हैं 80% खाना 20% वो, उसका लॉजिक ये होता है क्योंकि हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह उसको एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है। सो अगर आप अपना फूड को कम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी खा लूँ चल के वो पच जाएगा, तो वो नहीं होगा।
सो इसलिए फूड को कट डाउन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हाई डेंसिटी एंड हाई कैलोरी फूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं, राइट। लेबल्स को पढ़ना सीखिए। हमारे यहाँ लेबल्स में क्या होता है, हम उस पर डाइट चिड़वा, डाइट नमकीन और डाइजेस्टिव बोल देते हैं, हाई फाइबर, ब्राउन ब्रेड। ये बड़ी कंपनीज को ने मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज रखी हुई है, तो उस पर पढ़िए। आपको लगता है नो शुगर एडेड, बिल्कुल ठीक, नो शुगर एडेड, बट फ्रूट जूस में फ्रूट शुगर तो थी ना, फ्रक्टोज तो थी ना, राइट। और कुछ कुछ कहते हैं हाई प्रोटीन। अब हाई प्रोटीन में क्या करेंगे, 20% प्रोटीन को हाई प्रोटीन कह देंगे, जबकि 80% तो कार्ब था उसमें जी। सो फूड लेवल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा और बताएंगे फूड लेवल्स के बारे में, कि अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं और आप वेट लॉस डाइट पर हैं या आप फैट लॉस करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर आपको नज़र रखनी है और वो किस पैरामीटर से ऊपर नहीं होने चाहिए? जैसे आपने शुगर का बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन्स। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। प्रोटीन आपके शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। आपके मसल्स, आपके सेल्स, सब कुछ प्रोटीन से बनते हैं। सो हमें फोकस करना चाहिए कि हम 1 ग्राम पर केजी पर डे ले, अपने वेट के हिसाब अपने वेट के हिसाब से। तो सपोज आपका वेट 60 किलोग्राम है, तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेने चाहिए, ठीक है ना। अब 60 ग्राम प्रोटीन लेना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं भाई दाल बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बिल्कुल दाल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट आप एक कौली दाल बनाओगे, उसमें 5 गिलास पानी डालोगे, उसको उबालोगे, फिर वो पकी हुई दाल लोगे, तो उस पकी हुई एक कौली दाल में 2 या 3 ग्राम प्रोटीन है सिर्फ। तो आपको लग रहा है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, उनको लगता है कि मैं तो प्रोटीन ले रहा हूँ, लेकिन आप फाइबर लेकिन आप ले क्या रहे हो, कार्ब्स एंड फाइबर्स, राइट। उसमें इतना प्रोटीन नहीं लिया। आपने लगा मैंने तो दही पी ली, मैंने छाछ ले ली। अगर आप कोई भी छाछ का टेट्रा पैक ले लीजिए, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है बस। अब आप सोचो आपको 60 ग्राम लेना है, पूरा करना है। तो इसलिए वेजिटेरियंस के लिए कभी कभी सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन शुड बी गुड। एग्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर भी ले सकते हैं। वे यानी कि जो छाछ, जो हम छाछ बोलते हैं और जो एक्चुअली वे होता है थोड़ा अलग होता है। हम रायते को छाछ बोल देते हैं, राइट। जो पनीर से पानी निकलता है उसको छाछ बोलते हैं। वो बहुत रिच सोर्स है। तो घर में पनीर बनाएं और जो पानी बचा है उसको फेंके ना, उसको आटे गूंदने में इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें दाल बना लीजिए, राइट। तो दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप अंडा खाते हैं, एग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो और ऑप्शंस हैं, लेकिन आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, प्रॉन्स खा सकते हैं। दोस आर अनदर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सो जब आप फूड लेवल पे जाएंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या ये प्रोटीन है जी। उसके बाद देखिए उसमें कार्ब्स कितने हैं, शुगर्स कितने हैं। बड़े बड़े नो शुगर एडेड्स को ना आए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देखें, फैट कंटेंट देखें। इससे आपको मालूम चलेगा कि जो आप सामान खरीद रहे हैं बाजार से, वो प्रोटीन रिच है कि नहीं है। और खरीदने से बेटर है आप वही चीज़ को पैक करके महंगा करके खरीदते क्यों रहे, घर में बना लीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन पहले पनीर के ऊपर बड़ा डिबेट चला था कि नकली पनीर, ये पनीर, वो पनीर, राइट। अब फनी बात ये है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉज, दैट पनीर इज अलाउड, राइट। स्टार्च कुछ सिंथेटिक पनीर, उस पे लिखना होता है सिंथेटिक पनीर। अब होटल में आप मेन्यू में थोड़ा देखोगे उसमें लिखा होगा, उसमें पनीर बटर मसाला लिखा है, पता ही नहीं है, उसमें ये थोड़ा लिखा होगा सिंथेटिक पनीर बटर मसाला, तो आपको ये नहीं पता होगा। तो सोर्सेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स एंड लो फैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपका फोकस होना चाहिए कि आप प्रोटीन्स खाएं, ढेर सारे प्रोटीन्स खाएं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लें, फ्लूइड्स लें, एंड सप्लीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको लगता है कि आप प्रोटीन की मात्रा नहीं ले पा रहे, देन यू शुड गो ऑन सप्लीमेंट्स। कई लोगों का मानना है सप्लीमेंट लेना बिल्कुल गलत बात है, सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, ये गलत है, ये फैट है, ये फैट है। अगर सिंपल सी बात है, मैं चश्मा पहनता हूँ, आप नहीं पहनते, मेरी आंखें वीक है, मुझे सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, आपकी आंखें वीक नहीं है, आपको नहीं जरूरत। अगर मैं 60 ग्राम अपने नॉर्मल डाइट से ले सकता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप अपनी कैलोरी काउंट करें 2 मिनट की और प्रोटीन काउंट करें, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं हो रहा, देन यू शुड गो ऑन सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट लेना बुरा नहीं है, बट नाम क्या है, सप्लीमेंट, इट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर फूड। इफ़ यू आर अनेबल टू डू इट, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं,
तब आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। राइट, आपने बहुत सही कहा कि उसका नाम ही सप्लीमेंट्स है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल सही। एक मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं और आप कार्ब नहीं खाते हैं, तो जो आपका, आई डोंट नो कितना ठीक है ये, तो आपका जो प्रोटीन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर शुगर रिलेटेड इश्यूज़, या मतलब फैट या आपको मसल तो बिल्ड नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रोटीन खा भी बहुत रहे हैं और वो इफेक्ट भी वैसा नहीं हो रहा है, क्या ऐसा भी कुछ है? इसमें बहुत थोड़ी सी सच्चाई है। पहली बात, ऑल फूड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। सारे फूड एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो स्टोरेज करेंसी है वो फैट है। हाँ। और ग्लाइकोजन है, विच इज शुगर, जो हमारे लिवर में स्टोर होता है, राइट। तीसरी बात, अगर हम बहुत ढेर सारा प्रोटीन ले रहे हैं जी, एक एथलीट कैन गो अप टू 1.5 to 2 grams पर kg पर डे। तो अगर आप 60 किलो के हैं और आप एथलीट और हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप 120 ग्राम तक सेफली ले सकते हो। अब 120 ग्राम आप नॉर्मल फूड में ले ही नहीं सकते। तो ये कहना एक्सेस ऑफ प्रोटीन, 90% टाइम आपको एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलता, एक्सेस कैसे ले लेंगे आप? जैसे मैंने बोला, आपको एक 100 ग्राम लेने के लिए अगर सपोज आप एग ले रहे हैं, एक अंडा, एवरेज अंडा 6 और 7 ग्राम के बीच में प्रोटीन देता है। तो होल एग तो आपको अगर 10 अंडे खाए आपने पूरे दिन में तो 70 मिले, और 20 अंडे खाओगे तो जाके 140 में पहुंचोगे। आप 20 अंडे या इतना प्रोटीन कैसे खा लोगे अनलेस आप सप्लीमेंट्स का एक्सेस कर रहे हो। और सप्लीमेंट्स का एक्सेस सिर्फ वो लोग करेंगे जो मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, तो उन केसेस में आप प्रोटीन ज़्यादा ले सकते हो एंड इट इज सेफ। ठीक है, ठीक है। ये तो हुई डाइट की बात। अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे भी आते हैं। मोटापे से लड़ने के लिए आपको लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? सी, मोटापे से लड़ने के लिए हमारा एक पिरामिड सिस्टम कहते हैं उसको, इस तरह का पिरामिड, यानी कि जो हमारा बेस स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे चौड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बिहेवियरल चेंजेस, फूड, एक्सरसाइज। यानी कि आपको अपने दिमाग से सबसे पहली चीज आपको मानना है कि आप बीमार हैं। अगर मैं उस चीज को जीतने तब चलूंगा जब मैं उसको मानूंगा। अगर मैं ये मानूंगा ही नहीं कि मेरी आंखें वीक हैं, चश्मा, मैं अपनी आंखें टेस्ट कराने क्यों जाऊंगा? आप उसे बीमारी की तरह देखें, ये बहुत जरूरी है। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज कही। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद अपना एक फूड डायरी रखिए। आप लिखिए आप पूरे दिन में क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, राइट। उससे आपको मालूम चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जब ये मालूम चलेगा तो फिर आप करेक्ट फूड कीजिए। आप किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, किसी सर्जन की, मेडिकल पर्सनल की हेल्प ले सकते हैं। सो सबसे पहले एक्सेप्टिंग, बिहेवियरल चेंजेस, डाइट, एंड तीसरा आएगा एक्सरसाइज। बिकॉज अब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाता ही नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि शायद आज कुछ नहीं खा रहे आप या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट ये तो पुराने पाप है ना, उनको भी तो धोना है। आज मत्था टेकने से फायदा नहीं होगा। तो जो पुराना स्टोर्ड फैट है उसको भी तो जलाना है, उसके लिए एक्सरसाइज आएगी। तो एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कैसे करनी है? बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी कि आपने मसल ट्रेनिंग भी करनी है और एरोबिक, जिसमें आप बड़े मसल ग्रुप को चलाते हैं। साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, क्रॉस ट्रेनर, रोइंग, ये सब अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। और इसका सलीका क्या है? आप सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर मसल ट्रेनिंग करेंगे, फिर एरोबिक करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, कई बार इंस्ट्रक्टर्स गलत कराते हैं कि पहले वो जाके एरोबिक्स कराते हैं फिर मसल ट्रेनिंग कराते हैं, विच इज रॉन्ग। ऐसा क्यों गलत? क्योंकि मसल्स को ग्लूकोज चाहिए, और वो फैट बर्निंग जोन नहीं है। तो अगर आप अपना ग्लूकोज पहले बर्न कर चुके होंगे तो मसल को वर्क करने के लिए तो कुछ नहीं बचा ना। तो पहले आपने अपने मसल्स को वर्क करना है। मसल्स रहेंगी तो मसल्स आर लाइक योर फर्नेस। फर्नेस मतलब के एक तरह का भट्टी। अगर आप मस्कुलर हैं, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा भी गलत खा लेंगे तो आपकी मसल्स उनको जला देंगे, बर्न कर देंगे। लेकिन अगर आपके मसल्स नहीं है तो आप उसको स्टोर जल्दी करेंगे, ज्यादा करेंगे। सो इसलिए सबसे बेस पे वेट मैनेजमेंट में आएगा, डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियरल चेंजेस। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इंटरवेंशंस। अब इंटरवेंशंस क्या आएंगे? जैसे कि फ्यू ड्रग्स कैन बी एडेड, स्पेशली अगर आपको सपोज डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सांस की बीमारी है, इनफर्टिलिटी है, तो हम कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको हम एज एन एडजंक्ट यूज करेंगे। जी, इंपॉर्टेंट बात है, बेस यही रहेगा,
डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उसके साथ हम कुछ ड्रग्स ऐड कर सकते हैं। तीसरा आ जाएगा लेवल पे इंटरवेंशन, नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में जैसे इंट्रागैस्ट्रिक बलून होता है जिसमें हम एक बलून डाल देते हैं एंडोस्कोपी करके, ताकि आपके बलून पेट की जगह वो बलून लेके रखे, आपको भूख कम लगे, आप थोड़ा खाना कम खाएं और आपका कैलोरीज बर्न हो। और फिर आ जाता है सर्जरी विच इज कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी। तो उसमें आपके पेट की थाली को छोटा किया जाता है, कई बार हम उसकी आंतों का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। हाँ, ये सर्जिकल हो गए। हाँ, तो इसीलिए तो अब कुछ लोगों का पूछना है कि तो सर्जरी तो लास्ट रिजॉर्ट हो गई। नहीं, गलत। हाँ, सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट रिजॉर्ट है। अगर आप क्लास 2 ओबीस हैं, हाँ, यानी कि आपका 30 के ऊपर बीएमआई है और आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, सांस की, इनमें से कोई में भी 1 या 2 बीमारी है, तो आपको सर्जरी पहले करानी चाहिए। लेकिन अगर आप 30 के नीचे हैं तो पहले आपको ये सारी चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए। सर्टन कंडीशंस में सर्जरी को प्रायोरिटाइज किया जाता है, सर्टन कंडीशन में सर्जरी को नीचे रखा जाता है। मैं ये सर्टन कंडीशंस जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर आपको मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, बीमारियों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, स्नोरिंग, ओएसए, लिवर, किडनी फेलियर, इनफर्टिलिटी, वेरिकोज वेन्स, अगर ये सारी चीजें हैं देन यू शुड गो फॉर सर्जरी। या इनमें से कुछ हैं? इनमें से कुछ, सारी नहीं। हाँ, इनमें से कोई भी 2 या 3 हो, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, तो पहले सर्जरी होनी चाहिए जी। अगर इनमें से कुछ नहीं है और आपका बीएमआई 30 से भी नीचे है, तब आपको डाइट, एक्सरसाइज और मे बी ड्रग्स कैन बी गिवन। ठीक। आजकल तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स भी आ रही हैं जो बॉलीवुड में भी खबरें आपने सुनी होंगी कि लोग ले रहे हैं। सो नॉट वैक्सीन्स बट ऐसी दवाइयाँ, इंजेक्टेबल्स आ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ये दीस आर नॉट फॉर एवरीवन। दिस कैन बी टेकन only and only under supervisions. Each medication has its own side effects. So it is not हमें इन्फ्लुएंजर्स के बातों में आके उसने लिया, मैंने ये कर दिया, मेरे पड़ोसी की बेटी ने लिया, मेरा ये हो गया, ये नहीं करना चाहिए। इन सब के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें एक्सट्रीम कॉशन के साथ चलना चाहिए। जी। एज ए डॉक्टर, मोटापा कम करने का आपको क्या लगता है कि सबसे आसान तरीका क्या है? फोकस ठीक रखना। अगर आपका जिंदगी में फोकस ठीक है, तो मोटापा जल्दी नहीं आएगा। सेकंड इज डिसिप्लिन एंड थर्ड इज परसिवेरेंस। मैं आज सुबह उठ के जिम चला जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। मैं रोज सुबह जिम जाऊंगा, उससे कुछ होगा। मैं ये नहीं कह रहा सबको जिम जाना है। आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप बैडमिंटन खेलिए, टेबल टेनिस खेलिए, साइकिलिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्विमिंग करिए, एनी फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 1। सेकेंड, बी अवेयर, फूड इज फ्यूल। खाना फ्यूल है, खाना हैप्पीनेस नहीं है। खाना एंजॉयमेंट हो सकता है कभी कभी, बट खाना फ्यूल है। जब तक इस फोकस को आप रखेंगे तो आप मोटापे से दूर रहेंगे। जी। आपने ट्रीटमेंट्स की और लाइफस्टाइल की बहुत सी बातें की, हमने एक बार सब फॉलो किया और किसी ने वेट लूज भी कर लिया। अब वो वेट लूज करने के बाद उसके वापस गेन करने के चांसेस, चाहे वो सर्जरी से, किसी भी तरीके से, जो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए सूटेबल रहा हो, उस तरीके से वेट लूज किया गया, अब कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा वेट गेन कर सकते हैं? और वो ना करें, इसके लिए वो क्या करें? बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे बने रहोगे। मैंने एक पियानो खरीदा, मैंने 6 महीने तक प्रैक्टिस करी, मेरे को पियानो बजाना आ गया। अगले 6 महीने मैंने पियानो पे अपने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए, तो फर्नीचर बन गया ना। बिल्कुल। सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक आप अच्छा बिहेवियर और अच्छा डिसिप्लिन, इसलिए मैंने कहा था परसिवेरेंस, मेरा जो थर्ड पॉइंट था परसिवेरेंस। एक बार वेट लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस वेट को वहाँ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एक बार फर्स्ट आने का कोई मतलब नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे रहना बहुत इम्पोर्टेंट। एक बार जाके मत्था टेक देना, भगवान जी मेरे सारे पाप माफ करो, और वो इस बार बड़ा कौन सा वो आया, महाकुंभ आया था कि 4-5 साल में, 100 साल में हम जाके प्रार्थना करेंगे, हम हमारे पाप धुल गए। नहीं, आपको रोज करना है, प्रतिदिन करना है, हर घंटे करना है, हर घंटे फोकस होना चाहिए। सो डिसिप्लिन, परसिवेरेंस एंड एवरी डे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, शुक्रिया डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।